अध्याय दूसरा। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इसका हम लोग जो अगला अध्याय है उसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फिर फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार चार जंग हुई थी। 1767 से लेके 69 तक, 1780 से लेके 84 तक, और 1790 से लेके 92 तक, और 1799 तक। अभी श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राज का जो भी था वो पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देखते हैं, टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाहियों को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही की भीतर से चीख की आवाज आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ लेके गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मराठों से लड़ाई। अभी 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेके 5 तक चला और कई मोर्चों पर लड़ा गया, और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित ये सारा भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और अंतर 1817 से लेके 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचला दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अभी आगे सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की यह आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हो गई। कंपनी का दावा था कि उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार
अपने पास मानती थी और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। आगे, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोकटोक नहीं चली और उदाहरण के लिए फिलहाल कर्नाटक में तो इसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिवारों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत सर्वोच्चता का दावा क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए अगले हमारे विभाग में हम लोग प्रवेश करते हैं।